मैं स्कूल से लौट कर आई तो मैंने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं पहले हैरान रह गई। फिर अचानक से मुझे याद आया कि नाना नानी तो सुबह ही किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और अब वह शाम को ही लौट कर वापस आएंगे। इसलिए बेफिक्र होकर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, मुझे मम्मी के कमरे से किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत ही अपना बैग बेड पर रखा और दौड़कर मम्मी के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी सी हुई। उस आदमी की आवाज़ें अभी भी मम्मी के कमरे से आ रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मम्मी अकेले उस आदमी के साथ अंदर कमरे में कर क्या रही हैं। इसलिए मैं बालकनी में खिड़की से देखने के लिए चली गई और जैसे ही मैंने अंदर का नज़ारा देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वह सब देखकर मुझे अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी। मेरी आंखों में आंसू उतर आए और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। मम्मी के कमरे में जो आदमी है उसका नाम राजेश है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी माँ को राजेश अंकल में ऐसा क्या दिख गया है कि वह मेरे पापा के साथ रहती ही नहीं हैं। ना तो वह खुद मेरे पापा के साथ रहती हैं और ना ही कभी मुझे उनसे मिलने देती हैं। न जाने कितने साल हो गए मैं कब से अपने पापा से नहीं मिली हूँ। जब भी मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, मेरी मम्मी ने मुझे हर बार रोक दिया और जब पूछो कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं तो कहने लगती कि तुम अभी नहीं समझोगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें समझा दूंगी। आखिर अब और कितना बड़ा होना रह गया है। मैं 14 साल की हो चुकी हूँ। अब इतनी तो मैं समझदार हूँ ही कि अगर कोई बात है भी तो मुझे बता दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात है जिसमें मेरे पापा की गलती हो। ये सब मेरी माँ की गलती है। वह राजेश अंकल के साथ रहने के लिए मेरे पापा को हमारे आसपास भी नहीं भटकने देती और इसीलिए वह मुझे अपने पापा से मिलने भी नहीं देती। मेरा नाम रिया है। मैं बचपन से अभी तक सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रही हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैं बहुत छोटे पर सिर्फ एक बार अपने पिता से मिली थी, वह भी बहुत थोड़ी देर के लिए। कुछ देर बाद ही मेरी माँ मुझे हाथ पकड़कर वापस अपने साथ नाना नानी के घर ले आई थी। मेरी दादी भी है। मुझे अपनी दादी के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है। शुक्र इस बात का है कि मेरी दादी अक्सर मुझसे यहाँ मिलने आ जाया करती हैं। लेकिन जब भी मैंने उनसे ज़िद की कि वह मुझे पापा के पास ले चलें क्योंकि मुझे उनसे मिलना है, तो वह मुझे पापा के पास कभी भी लेकर नहीं जाती थीं, बल्कि उदासी से अपना चेहरा लटका लेती थीं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि दादी भी मुझे पापा से क्यों नहीं मिला रही हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तब मुझे ये समझ आता गया कि मेरी माँ के डर की वजह से मेरी दादी मुझे मेरे पापा से नहीं मिला रही हैं। इसलिए मुझे धीरे धीरे अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी। मेरी माँ एक अस्पताल में नर्स का काम करती हैं और राजेश अंकल वहीं पर डॉक्टर हैं, जिनकी वजह से मेरी माँ मेरे पापा की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं करती। मुझे आज भी वह दिन याद है जब पिछले साल माँ के जन्मदिन पर अचानक ही राजेश अंकल ने सभी के सामने माँ के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे सुनकर माँ के साथ साथ हम सभी लोग हैरान रह गए थे। उस वक्त माँ ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में नाना नानी के समझाने पर माँ का भी कुछ कुछ मन बन आया था कि वह राजेश अंकल से शादी कर लें। लेकिन जब वह मेरी इच्छा पूछने के लिए मेरे पास आई तो मैंने उन्हें पूरी तरह से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं अपने पिता की जगह किसी को भी नहीं दे सकती। उस वक्त तो माँ ने राजेश अंकल को शादी से मना कर दिया था, जिसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने मेरी बात मान ली। लेकिन उसके बाद से मैंने देखा था कि धीरे धीरे राजेश अंकल और मम्मी की मुलाकातें बढ़ती ही जा रही थीं
मुझे तो लगा था कि अगर मैं मम्मी की शादी राजेश अंकल से नहीं होने दूंगी तो एक दिन वह वापस मेरे पापा के पास चली जाएंगी और मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वह अब राजेश अंकल के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिताने लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मेरे पापा के साथ मेरी मम्मी आखिर क्यों नहीं रहती हैं, जबकि मेरे पापा भी बहुत पैसे वाले हैं और दिखने में तो राजेश अंकल से भी ज़्यादा हैंडसम हैं। मैं अभी ये सब बैठे बैठे सोच ही रही थी कि तभी मेरी दादी आ गईं। उनकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत ही दौड़कर बाहर गई और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने जब मेरी आंखों में आंसू देखे तो वह बहुत ही फिक्रमंद होकर पूछने लगीं, क्या हुआ रिया बेटा, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अपने पापा की याद आ रही है और मुझे उनसे मिलना है। मुझे आप अभी के अभी उनके पास ले चलो। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में पिछले महीने विदेश गए हुए हैं, तो उन्हें लौटने में अभी वक्त है। जब वह लौट आएंगे तब मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। मैंने दादी से कहा, आप हर बार इसी तरह की बातें करती हैं और पापा कब विदेश से लौटकर वापस चले जाते हैं ये मुझे पता नहीं चलता। और फिर आप भी मुझसे कह देती हैं कि वह तो बहुत जल्दबाजी में थे, अगले दिन ही वापस लौट गए। दादी ने कहा कि मेरी बच्ची, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है, मैं तुझे तेरे पापा से ज़रूर मिलवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तभी पीछे से राजेश अंकल और मम्मी भी आ गए। राजेश अंकल ने तुरंत ही आकर मेरी दादी के पैर छुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्हें देखकर मेरा आधा खून जल चुका था। मम्मी ने मुझसे पूछा, अरे रिया, तुम स्कूल से कब वापस आ गई? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली आई। शाम के वक्त मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैंने उन्हें राजेश अंकल के साथ कमरे में देखा था, जिसे सुनकर वह हैरान रह गईं। फिर वह कहने लगी, रिया, किसी दूसरे के कमरे में झाँक ताक करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने मम्मी से कहा, अपने पति के होते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ घूमना फिरना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। मेरा इतना कहना था कि मम्मी ने मेरे गाल पर एक खींच कर तमाचा मारा। मुझे हैरानी इस बात की थी कि उन्होंने मारा मुझे था, लेकिन खुद फूट फूट कर रो रही थीं। मेरी भी आंखों में आंसू उतर आए और मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता, आप मुझे मेरे पापा से मिलने क्यों नहीं देती, आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? तो वह कहने लगी कि मैंने तुझसे पहले भी कितनी बार कहा है कि जब तू समझदार हो जाएगी तब मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। मैंने कहा, अब मैं और कितनी ज़्यादा समझदार हो जाऊं? मैं 14 साल की हो चुकी हूं, अब मैं सब कुछ समझती हूं। इसीलिए अगर कोई बात है भी तो आप मुझे बताइए, और नहीं तो मुझे तो यही लग रहा है कि आप मुझे मेरे पापा से दूर रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हैं। इतना कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी बहुत कम आने लगे थे। ये देखकर मम्मी और नाना नानी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जब नाना नानी ने मुझसे इतने कम मार्क्स आने की वजह पूछी तो मैंने उनसे कहा कि मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। क्लास में जब टीचर मुझे पढ़ा रही होती है तब भी मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मेरी नानी ने मुझे समझाया कि तुम इन सब फालतू की बातों पर आखिर ध्यान ही क्यों देती हो। मैंने कहा कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ,
लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। मैं अपने स्कूल में हर रोज़ देखती हूँ कि मेरी सहेलियों को उनके पापा पिकअप करने के लिए आते हैं, उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। वह अपने पापा के साथ बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालती हैं, और जब वह मुझसे पूछती हैं कि तुम अपने पापा के साथ कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाती, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मेरी खामोशी देखकर वह मुझसे कहने लगती हैं कि क्या तुम्हारे पापा हैं नहीं? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पापा हैं। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वह अपने बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर विदेशों में ही रहते हैं। इसीलिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मुझे रोज़ पिकअप करें। ये सुनकर वह लोग मेरी बहुत तारीफ़ करने लगते हैं कि इसके पापा इतने बड़े आदमी हैं। लेकिन फिर वह कहती हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पापा विदेश से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आते होंगे। लेकिन उनके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जब मेरी मम्मी मुझे मेरे पापा से मिलने ही नहीं देती, तो मेरे पापा मुझे कोई चीज़ लाकर आखिर कैसे देंगे। मेरी ये बातें सुनकर नाना नानी बहुत परेशान हो गए थे। इधर मैं खुद भी परेशान थी, क्योंकि मैं खुद भी अपने मार्क्स कम आने से बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं खुद को समझाती रहती थी कि अब मुझे अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इतना तो मैं हमेशा से देखती आ रही थी कि मम्मी मेरी पढ़ाई के लिए मुझे सारे आराम देने के लिए ही दिन रात मेहनत कर रही थीं। भले ही वह राजेश अंकल को पसंद करती थीं, जिसकी वजह से मुझे उन पर गुस्सा आता था, लेकिन उनकी मेहनत और प्यार को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, और मुझे अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना था। लेकिन जो भी चीज़ें चल रही थीं, जिनमें मैं ना तो अपने पापा से मिल पा रही थी, ना बात कर पाती थी, साथ ही साथ मम्मी को अक्सर राजेश अंकल घर छोड़ने के लिए आते थे, ये सब देखकर भी मुझे बहुत गुस्सा आता था। हालांकि जब से मम्मी ने ये बात समझी है, उन्होंने राजेश अंकल के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वह हमारे घर अक्सर उनसे मिलने आ जाया करते थे। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में यही चलता था कि क्या वाकई में मेरे पापा को लेकर ऐसी कोई बात है जिसके लिए मेरी माँ मुझे उनसे मिलने नहीं देती और ना खुद मिलने जाती हैं, या फिर मेरी मम्मी एक झूठी औरत है। मैं अपनी माँ को लेकर कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में हजारों सवाल आते रहते थे, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अभी कुछ हफ्तों के बाद ही मेरी दादी एक दिन घर आईं और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि मेरे पापा विदेश से वापस आ गए हैं और अब वह मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन मेरी मम्मी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वह मुझे पापा के पास भेजने से इनकार करने लगी, तो मैंने ज़िद पकड़ ली कि अब मेरे पापा जब वापस आ गए हैं तो मैं उनसे हर हाल में मिलकर ही रहूँगी। दादी ने फिर मम्मी से कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं रिया का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी और मम्मी की बहस होने लगी। मम्मी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता वह आदमी कैसा है, मैं नहीं चाहती कि उस आदमी का काला साया तुम्हारे ऊपर पड़े। मम्मी की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आपका ऐसा सोचना होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर वह बार बार मुझसे जिद किए जा रही थी कि रिया तुम समझती क्यों नहीं। मेरी और मम्मी की बहस देखकर दादी ने मम्मी को खूब समझाया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सिर्फ इसे एक दिन के लिए ही अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मेरा भरोसा करो, मैं रिया का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। दादी ने मुझसे कहा, रिया अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त जैसे मेरे पंख लग गए हों और मैं तितली बनकर उड़ रही हूँ। मैंने तुरंत ही अपना ज़रूरी सामान पैक किया और दादी के साथ जाने लगी। इससे पहले कि हम गाड़ी में बैठते, मम्मी ने दादी को रोक कर कहा कि माँ जी, इसे अपनी आँखों से एक पल के लिए भी ओझल ना होने दीजिएगा। दादी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद हम दोनों कार में बैठकर पापा के घर आ गए। जब हम घर पहुँचे तो पापा उस वक्त वहाँ नहीं थे। नौकरों से पता चला कि पापा किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। दादी ने मुझे ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाईं और फिर हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए थे। मेरी नज़र बार बार खिड़की से बाहर मेन गेट पर जा रही थी, लेकिन पापा पता नहीं कहाँ रह गए थे। फिर रात हो गई। रात का करीब 10 बज रहा था। मैं और दादी पापा का इंतज़ार करते करते सोने के लिए लेट गए थे। तभी अचानक से मुझे किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मैंने दादी की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैं तुरंत खिड़की के पास गई तो देखा एक गाड़ी घर के अंदर आ रही थी। वह गाड़ी मेरे पापा की थी। ये देखकर मैं खुशी से उछल पड़ी कि पापा वापस आ गए हैं। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा खुश थी कि मैंने दादी को भी नहीं उठाया और तुरंत ही भागकर बाहर चली गई। जैसे ही पापा गाड़ी से बाहर निकले, मैं तुरंत ही पापा कहकर चिल्लाई। मुझे देखकर पापा भी शॉक्ड रह गए। मैं तुरंत ही दौड़कर उनके गले से लग गई। वह मुझे अभी भी घूरे चले जा रहे थे। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनसे अचानक ऐसे मिलने के लिए चली आऊँगी। मैंने उनसे तुरंत ही शिकायतें करना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ कब से आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं है कि आप मुझसे मिलें। पापा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर वह कहने लगे, रिया, तुम तो बहुत बड़ी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी कब हो गई। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कब बड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा कि आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हैं तो वह कहने लगे कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। चलो वहाँ गार्डन की बेंच पर बैठकर आराम से देता हूँ। इस सब में मैंने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया कि पापा के मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं समझ चुकी थी कि पापा ने खूब सारी शराब पी रखी है। ये देखकर मैं पहले तो थोड़ा सा घबराई, लेकिन पापा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था, इसलिए मैं दादी को भी बुलाने नहीं जा सकती थी। मैं पापा के साथ गार्डन की बेंच के पास चली गई। पापा ने मुझे वहाँ बिठाया और वह मेरे पास ही बैठ गए। उसके बाद पापा मुझे एक बार फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम बहुत सुंदर हो रिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उनकी इस बात पर मैं धीरे से मुस्कुराई। मैंने उनसे कहा कि मैं अब मम्मी के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। आपको नहीं पता कि मैं आपको कितना याद करती हूँ। मेरी बात पर पापा कहने लगे, हाँ हाँ, अब तुम मेरे साथ ही रहना, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पापा से कहा कि और वह गिफ्ट जो आप मेरे लिए लाए थे वह तो मुझे दीजिए। तो पापा ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। पापा के कहने पर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों में मुझे अचानक से एहसास हुआ कि मेरी जांघ पर पापा ने हाथ रखा। उस वक्त मैंने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें मेरे पैर खुले हुए थे। पापा के हाथ के एहसास से मेरे अंदर एक अजीब सी डर की लहर दौड़ गई, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई। फिर अचानक ही उनका हाथ धीरे धीरे मेरी स्कर्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगा, जिससे मैं बुरी तरह से डरी
और अपनी आंखें खोलते हुए चिल्लाकर पापा से कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। मेरा इतना कहना था कि पापा ने तुरंत ही मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया और मुझे वहीं बेंच पर लिटाकर मुझ पर हावी होने लगे। मैं बुरी तरह से छटपटा रही थी, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं पा रही थी। अपने पापा का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। मुझे गहरा सदमा लगा था और इस तरह की चीज़ मेरे पापा मेरे साथ कर सकते हैं, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरे हाथ पैरों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। पापा मेरे साथ इतना बुरा कर सकते हैं, ये सवाल बार बार उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा था। अब मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा तैरने लगा। मुझे मेरी मम्मी की याद आने लगी कि काश वो यहाँ होती और मुझे पापा से बचा लेती। इसके बाद पापा जैसे ही मेरे साथ अपनी हदें पार करने वाले थे, तभी उनके सर पर एक ज़ोरदार वार हुआ और जैसे ही वह धड़ाम से नीचे गिरे, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ खड़ी हुई थी, जिनके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। अपनी मम्मी को अचानक अपनी आंखों के सामने देख मेरी जान में जान वापस आई। मैं बुरी तरह से मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए उनके गले से लग गई। उन्होंने भी तुरंत ही मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे कपड़ों को ठीक किया। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी सांसें ऊपर चढ़ गई थीं। उन्होंने मुझे जैसे तैसे शांत कराया। तभी पीछे से दादी भी दौड़कर आ गईं। पापा अभी भी जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए थे। शायद वह मम्मी के वार की वजह से बेहोश हो गए थे। मैं बुरी तरह से हुसक हुसक कर रो रही थी। मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी रो रही थी। दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हुआ है। तभी उन्होंने पापा को जब नीचे गिरा हुआ देखा तो वह मम्मी से पूछने लगी कि इसे क्या हुआ। उसके बाद मम्मी ने दादी को सब कुछ बताया कि पापा मेरे साथ क्या कर रहे थे। ये सुनकर तो दादी शॉक्ड हो गई और वह भी अपना सर पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि उन्होंने अपनी कोख से एक राक्षस को जन्म दिया है, तो ये पैदा होने से पहले ही मर जाता। मम्मी मुझे तुरंत ही अपने साथ अंदर लेकर गईं और मुझे पानी पिलाया। मैं डर की वजह से उनके सीने से चिपकी हुई ही रही। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और फिर उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी हालत देखकर पुलिस वाले भी बुरी तरह से शॉक्ड थे कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसी हरकत आखिर कैसे कर सकता है। उन लोगों को भी यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने दादी और मम्मी के बयान लिए। वह मेरे भी बयान लेना चाहते थे, लेकिन मेरी हालत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए वह मम्मी से कहकर गए कि जब मैं इस हालत में आ जाऊं कि अपने बयान दर्ज करा सकूं, तब मम्मी उन्हें इन्फॉर्म कर दें। इसके बाद उन्होंने पापा को पानी के छींटे मारकर होश में लाया और जब वह होश में आए तो वह लोग उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। मैंने अंदर सोफे पर बैठे हुए एक नज़र पापा के ऊपर डाली। उनका चेहरा देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे उनसे नफ़रत हो रही थी। उसी रात मैं मम्मी और दादी के साथ वापस नाना नानी के घर आ गई। उस पूरी रात मैं रोती रही और अपनी मम्मी को खुद से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होने दिया। डर की वजह से मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरी मम्मी मुझे समझाती रही कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी माँ के होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ। लेकिन मेरा डर जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कहीं सुबह के वक्त मुझे गहरी नींद आई होगी। जब मैं सोकर उठी तो मुझे अचानक से रात को मेरे साथ हुई पूरी घटना याद आ गई और मैं एक बार फिर से डरने लगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे, लेकिन मेरा डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर कोई हल्की सी भी आवाज़ में तेज़ बात कर देता तो मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती। मुझे पैनिक अटैक भी आने लगे थे, जिसकी वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं।
यहाँ तक कि मैं किसी भी आदमी को देखती तो मेरे अंदर डर की लहर दौड़ जाती, जिसकी वजह से मैं अपने नाना से भी दूर भागने लगी थी। और राजेश अंकल ने तो अब घर आना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मम्मी ने उन्हें बता दिया था कि मैं किसी भी आदमी को देखकर बुरी तरह से डर जाती हूँ। मेरा स्कूल जाना भी बंद हो गया था। मैं अपने इस डर से उभर ही नहीं पा रही थी। फिर मम्मी ने राजेश अंकल के कहने पर मुझे एक बहुत अच्छी लेडी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, और जब उन्होंने मुझसे बात की और मेरी काउंसलिंग की, तब जाकर कुछ महीनों बाद मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर चुका था, लेकिन काउंसलिंग के बाद मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। इसके बाद मैंने अपने बयान पुलिस में दर्ज करवा दिए थे, जिसके बिना पर पापा को सजा हो गई थी और अब वह जेल में थे। एक दिन जब मम्मी मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसीलिए मुझे पापा के पास नहीं जाने देती थी ना। इतना कहते ही मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मम्मी की भी। उन्होंने तुरंत ही मेरे चेहरे को सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती थी कि तेरे बाप का ये घिनौना चेहरा तेरी आंखों के सामने आए, लेकिन तेरी जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। उस दिन मैंने तुझे तेरी दादी के साथ भेज तो दिया था, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उस आदमी को मैंने कई साल झेला है। उसकी एक एक हरकत के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं तेरे जाने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैन रही। मेरा एक एक पल कट ही नहीं रहा था और दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद भी वहाँ पहुँच जाती हूँ, क्योंकि हकीकत यही है कि एक माँ जितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, उतना दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। बस इसी डर से मैं तुरंत ही वहाँ चली आई। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मुझे जिस बात का डर था वही सब मैं अपनी आँखों से देख रही थी, और इसीलिए मैंने तुरंत ही तुझे बचाने के लिए वह कदम उठाया। मैंने मम्मी से पूछा कि पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि तुम अभी अभी इस सब से गुजरी हो और मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम उस तरह की बातें सुनो, इसलिए अब इस सब को रहने दो। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने पहले भी मुझे कुछ भी नहीं बताया, जिसकी वजह से ही उस दिन मेरे साथ वह हादसा होते होते बचा। अगर आपने मुझे हकीकत पहले ही बता दी होती तो शायद मैं अपने पिता से मिलने की कभी भी जिद ना करती। तो कम से कम अब तो आप मुझे बता दीजिए, और आप फिक्र मत करिए, मैं अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ। उसके बाद मम्मी ने मुझे शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। मम्मी ने कहा कि उस वक्त वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी जब उनकी एक सहेली की शादी हुई, जिसमें वह शामिल होने के लिए अपनी बाकी की सहेलियों के साथ गई हुई थी। वहीं पर उन्हें पापा मिले। पापा के साथ उनकी कुछ मुलाकातें हुईं। उसके बाद वह लोग अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मम्मी के घर पर पापा अपने मम्मी पापा के साथ उनका हाथ मांगने के लिए आ गए। मम्मी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और पापा एक बहुत ही पैसे वाले घराने से थे, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी पसंद करने लगी थीं। नाना नानी ने जब देखा कि उनकी इकलौती बेटी के लिए इतने अमीर परिवार से रिश्ता आया है, तो वह भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और उन्होंने तुरंत ही इस रिश्ते को तय कर दिया। उस वक्त मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। हर कोई उन्हें बहुत ही किस्मत वाली कह रहा था। सभी रिश्तेदारों का कहना था कि अगर नाना उनके लिए रिश्ता ढूंढते तो इतने अमीर परिवार का रिश्ता कभी भी उन्हें नहीं मिलता। लेकिन ये मम्मी की किस्मत ही थी कि इतने अमीर घराने का रिश्ता खुद ब खुद चलकर उनके दरवाजे पर आया था। 2 महीने के अंदर अंदर ही मम्मी की पापा से शादी हो गई,
और शादी के बाद से सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा। पापा तो 1 मिनट के लिए भी मम्मी को छोड़ते ही नहीं थे। ये देखकर मम्मी उस वक्त बहुत खुश होती थीं कि उनके पति उन्हें इतना प्यार करते हैं। मम्मी के साथ वक्त बिताने की वजह से पापा ने धीरे धीरे ऑफिस जाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में कुछ लॉस होने लगे। जब ये बात मम्मी को पता चली तो उन्होंने पापा को बहुत समझाया कि जीवन में प्यार के साथ साथ पैसा भी ज़रूरी है और मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ। अब तो मैं आपकी जीवन साथी हूँ और पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन पापा थे कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, मम्मी को ये समझ आने लगा कि पापा के अंदर उस चीज़ की सनक है। इसीलिए पापा को दिन में कई कई बार उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी, जिसकी वजह से मम्मी को अब शारीरिक परेशानियां होने लगी थीं। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उन्होंने पापा से कहा भी कि उन्हें इससे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन पापा को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें बस अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब होता था। मम्मी को अब समझ आने लगा था कि इनका प्यार सिर्फ मेरे शरीर तक ही है और इसीलिए इन्हें मेरे किसी भी दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ी तो उन्होंने एक दिन सारी बात मेरी दादी को रो रो कर बता दी, जिसे सुनकर वह भी बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा तो उल्टा उन पर ही चीखने चिल्लाने लगे। घर का माहौल धीरे धीरे बहुत खराब होने लगा, क्योंकि पापा मम्मी को कमरे से बाहर ही नहीं जाने देते थे। बस हर वक्त उनके दिमाग पर इस चीज़ की सनक जैसी चढ़ी रहती थी। मम्मी को तो ऐसा लगने लगा कि शायद अब वह मर ही जाएंगी। उनका शरीर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे, लेकिन पापा को इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें हर दिन कम से कम 3-4 बार वह सब मम्मी के साथ करना होता था। इसी बीच मेरे बाबा का देहांत हो गया। अब तो बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी पापा के सर पर ही आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस संभालने के लिए और भी कर्मचारी रख दिए जो सारी चीज़ों की देखरेख करते और पापा घर पर ही पूरा टाइम मम्मी के साथ रहते। इसी बीच मम्मी कई बार पेट से भी हुई, लेकिन पापा की उस गंदी हरकत की वजह से वह बच्चे इस दुनिया में कभी आ ही नहीं सके, जिससे मम्मी को बहुत ही गहरा सदमा लगा। जिस डॉक्टर से मम्मी अपना उस वक्त इलाज करवा रही थीं, उन्होंने भी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो किसी की भी नहीं सुनते थे। जब उन्होंने दादी से कहा कि वह अपने बेटे को समझाएं, क्योंकि अगर वह इसी तरह से करते रहे तो फिर एक दिन मम्मी की भी जान चली जाएगी और उनका वंश भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर दादी बहुत दुखी हो गई थीं और जब उन्होंने पापा को एक बार फिर से समझाया तो उस दिन तो पापा ने अपनी हद ही पार कर दी। उन्हें धक्के देकर घर से निकालने लगे कि तुम कौन होती हो मुझे मेरी मर्जी चलाने से रोकने वाली, अभी के अभी इस घर से निकलो। ये देखकर तो दादी भी हैरान रह गई थी कि उनका बेटा इस कदर पागल हो चुका है कि अब उसे उनकी भी कोई इज्जत और फिक्र नहीं। उस दिन मम्मी ने जैसे तैसे बात को संभालते हुए दादी को पापा से बचाया। फिर मम्मी ने दादी से कहा कि वह अपने बेटे से कुछ भी ना कहें, क्योंकि अब वह दिमागी रूप से बीमार हो चुका है, इसीलिए वह किसी की भी बात नहीं सुनने वाला और आप अपना बुढ़ापा हरगिज़ खराब ना करें। इसी के कुछ ही महीनों बाद मैं मम्मी के पेट में आ गई और ये पता चलने के बावजूद भी पापा अपनी सनक रोकने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन इस बार मम्मी ने फैसला कर लिया था कि वह अपने बच्चों की जान नहीं जाने देंगी और उन्होंने उसी वक्त पुलिस में शिकायत करके पापा को जेल भिजवा दिया। इसके बाद डॉक्टर की गवाही और सारी रिपोर्ट्स और दादी के बयान के आधार पर पापा को सज़ा हो गई। उन्हें फिर रिहैब सेंटर भी भेज दिया गया ताकि उनकी जो मानसिक हालत है उसे ठीक किया जा सके।
मम्मी ने कहा कि इतने सालों से तुम्हारे पापा बिजनेस के सिलसिले में कोई विदेश वगैरह नहीं जाते थे, बल्कि वह जेल में थे और वह नहीं चाहती थी कि मुझे ये सब पता चले। बस इसीलिए माँ और दादी हमेशा यही बहाना करती रहती थीं कि पापा बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। उसके बाद जब मम्मी वापस नाना नानी के साथ रहने के लिए आई तो घर के हालात पहले से और भी ज़्यादा खराब थे। मेरे जन्म के बाद मम्मी ने अपनी परेशानियों से लड़ने का फैसला किया और फिर उन्होंने अपनी एक सहेली के कहने पर नर्स की पढ़ाई की और उनके ही दोस्त राजेश अंकल थे, तो उन्होंने राजेश अंकल से कहकर मम्मी को उनके अस्पताल में काम दिलवाया। उस वक्त मम्मी एक अकेली माँ थी जिस पर ये दुनिया गलत तरीके की नज़र रखने की कोशिश करती थी। लेकिन उस मुश्किल समय में राजेश अंकल ने मम्मी का बहुत साथ दिया, उन्हें हर बुरी नज़र से बचाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी भी बहुत केयर की। ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होने लगी कि मेरी मम्मी और राजेश अंकल ने मेरे लिए न जाने कितना कुछ किया और कितना कुछ सहा, और मैं उनके ही रिश्ते को लेकर सवाल उठाती रही। ये सब सुनने के बाद उस दिन मेरे मन का सारा मैल धुल चुका था। मैंने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। अब हम दोनों माँ बेटी के बीच में खड़ी हुई दीवार गिर चुकी थी। उसके बाद से मैंने एक बार फिर से अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन पड़ा और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इस बार अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। मैंने खुद राजेश अंकल को फ़ोन करके अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया। केक काटने के बाद मैंने राजेश अंकल का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि क्या आप मेरे पापा बनोगे। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और मम्मी भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुरंत ही दादी की तरफ इशारा किया और वह अपने हाथ में पकड़ी हुई 2 अंगूठियां लेकर आईं। ये सब देखकर हर कोई हैरान था। मैंने कहा कि मैं अभी तक बहुत बड़ी गलती करती आई थी और आज मैं अपनी उस गलती को सुधार रही हूँ और ये सब मैंने और दादी ने ही मिलकर प्लान किया था। उसके बाद राजेश अंकल और मम्मी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। राजेश अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरे माथे को चूमा। उन्होंने जब मेरे सर पर हाथ फेरा तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि जब एक बाप अपनी बेटी को प्यार से आशीर्वाद देता है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि एक मेरे सगे बाप ने मुझे छूकर ऐसा एहसास दिलाया जिससे मैं पूरी तरह से घिन से भर गई थी, और एक राजेश अंकल हैं जिनकी वजह से आज पहली बार मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि एक पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए कैसा होता है। कुछ दिनों बाद ही मम्मी और राजेश अंकल की शादी हो गई और हम तीनों लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब मैं अपनी सहेलियों को बहुत गर्व से बताती हूँ कि ये मेरे पिता हैं और उनके साथ खूब सारी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर डालती हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो लेकिन वो एक हद तक ही अच्छी होती है। अगर वो हद से ज़्यादा गुजर जाए तो फिर वो एक बीमारी बन जाती है जिसका हमें वक्त पर इलाज करवा लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू। तकलीफ की आखिरी हदों को छूते हुए मैं मुड़कर रवि को देखा था, जिसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सपाट थे, जैसे कि उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो। ये सर्दियों का ऐसा मौसम था जिसमें कभी हल्की गर्मी और कभी ठंड पड़ जाती थी। इस शहर का मौसम यूं ही रहता था जैसे कि इस पर किसी का कोई असर ही नहीं। रवि का दिल भी इस शहर के मौसम की तरह ही है, पल में तोला पल में माशा। मेरे हाथों में मेरी नन्ही बच्ची का सर्द पड़ा हुआ जिस्म था, जिसकी लाश हाथ में उठाए मैं फूट फूट कर रोए जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे आंसुओं का सैलाब आ गया हो जो बहता ही जा रहा था। ये तुम्हारी भी बेटी है?
तुम्हारा भी अपना खून, तुम आखिर इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? मैंने उसे नन्ही गुड़िया के वजन को पकड़ाते हुए जिसको थमाया और रवि की गोद में डाल दिया, जो सूखी पड़ी निगाहों से मुझे देख रहा था। बच्ची को अपनी गोद में महसूस करते ही एकदम से वो तेजी से उठा और बच्ची वापस मेरे हाथ में पकड़ाई, फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। तुम इस दुनिया के सबसे जालिम बाप हो। तुम्हें अपनी बेटी का मुर्दा चेहरा भी पिघला नहीं पा रहा। तुम सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। रवि, मैं पीछे से चिल्लाते हुए कह रही थी। मेरी पूरी दुनिया ही आज लुट चुकी थी। सब खत्म हो गया था। ऐसा लगता था जैसे इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे सबके कान बंद हो चुके हैं। मैं कोने में बैठी अपनी बेटी के मुर्दा चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें मेरे आसपास बैठी अफसोस का इजहार कर रही थी, लेकिन इनमें से किसी का भी अफसोस अब मेरी बेटी मुझे वापस नहीं लौटा सकता था। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के कुछ मर्द आए और मेरे हाथ से इस बच्ची को ले जाने को कहा, क्योंकि दफनाने का इंतजाम करना है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरा सीना चीर कर मेरा दिल निकाल कर ले जा रहा है। मैं रोते हुए नंगे पांव बच्ची के पीछे भागी, लेकिन औरतों ने मुझे पकड़कर रोक दिया। मेरी बेटी कितनी बदनसीब थी, जिसे ना तो जिंदगी में बाप का प्यार नसीब हुआ और ना ही मौत के बाद। मेरा नाम कविता है। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से आई हूँ। शायद गरीब होना ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गया। हम 7 भाई बहन थे और हम सबका खर्चा उठाने मेरे बाप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो एक मामूली मजदूर थे। कभी काम मिलता तो कभी काम नहीं मिलता, और इसी तरह से मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। माँ रूखी सूखी खाकर भी भगवान को शुक्रिया अदा करती थी। माँ ने कभी भी हमें ज्यादा लालच करना नहीं सिखाया था। जितना होता था हम उसमें खुश रहने की कोशिश करते थे। मेरे भाई थोड़े बड़े हुए तो मेरे पिता उन्हें भी अपने साथ काम पर ले जाने लगे। हम में से किसी ने भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मोहल्ले की एक लड़की के पास में थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए चली जाती थी। बदले में मैं उसके घर के काम काज कर देती थी और इस तरह से मुफ्त में वो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती थी। मेरे लिए यही बहुत था। माँ घर का खर्च चलाने के लिए मेरे पिता का हाथ बटाती थी, लोगों के घरों में काम काज करती। कभी कभार होली दिवाली पर हम नए कपड़े खरीद लेते थे, क्योंकि आमतौर पर तो खाने के लिए ही पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। बचपन में टूटे फूटे खिलौने ही हमारे हिस्से में आए थे। मैं हमेशा सोचा करती थी कि जब मेरी अपनी औलाद होगी तो मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। जो वक्त मैंने देखा है वो मैं उसे नहीं देखने दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी क्या मोड़ ले लेगी। जब मैं 16 साल की हो गई तो माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। माँ चाहती थी कि अपने हैसियत के मुताबिक ही वो कोई रिश्ता ढूंढे, क्योंकि ना तो हम दहेज दे सकते थे और ना ही कोई पैसा वगैरह। खुद की नजर पर माँ ने कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर एक दिन अचानक रिश्ते बताने वालों की तरफ से एक रिश्ता हमारे घर आया। वो खाते पीते घराने के थे। बहुत ज्यादा अमीर तो ना थे, लेकिन हमसे तो बहुत ही अच्छे थे। पहले तो माँ ये रिश्ता करने से डर रही थी, लेकिन जब वो उन लोगों से मिली तो उन्हें देखकर मन को तसल्ली हो गई। मेरे पिता भी निश्चिंत हो गए थे। मेरी होने वाली सास ने तो साफ कह दिया था कि हमें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए। हम बस आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। उनका इकलौता ही बेटा था और 3 बेटियां थीं। तीनों की तीनों शादीशुदा थीं। माँ को लगा कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं आराम से अपने ससुराल में रह लूंगी और मुझे किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर अपनी सास के मकसद से मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। उन्होंने ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि गरीब घराने से लड़की लेकर आऊं और उसे हमेशा दबा कर रखूं। उन्हें भी आम औरतों की तरह इस बात का डर था कि अगर किसी बड़े घराने से लड़की लाई तो कहीं वो उनसे उनका इकलौता बेटा छीन ना ले और उसके घर पर राज ना करे। गरीब लड़की को दबाकर रखने का सोच रही थी। हम लोगों ने तो अच्छी नीयत से रिश्ता किया था, लेकिन दूसरी तरफ से नीयत ही खराब थी। शादी के इंतजाम का सारा खर्चा मेरी सास ने उठाया था। हम सब लोग बड़े खुश थे। सब मेरे नसीब को देखकर खूब दुआएं देते थे। मेरी सास की खूब तारीफें करते। मुझे भी लग रहा था कि जैसे मैं अपने सपनों के राजकुमार को पाने वाली हूँ, जिससे मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन जब मैं शादी के बाद अपने घर में कदम रखा तब मुझे पता चला कि ये मेरा घर ही नहीं है। ये तो सिर्फ मेरी सास का घर है और इस घर पर राज भी मेरी सास का ही चलता है।
शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मेरी माँ के मुताबिक ही चलना होगा। जिस चीज से वो मना करेंगे, इसका मतलब है कि वो मना हो जाएगी, और उनकी किसी भी बात से इनकार मत करना। अगर वो खुश रहें तो तभी मैं तुम्हें खुश रखूंगा। वही आम मर्दों वाली बातें। मैंने अपने पति की चुपचाप सर झुकाकर बात सुन ली। मेरी माँ ने हमेशा अपने पति के आगे सर झुकाना सिखाया था और पति के हुक्म को मानने को कहा था। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए, लेकिन उसके बाद सास ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। मेरी ननद, जो शादी के बहाने घर पर आई हुई थी, 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वहां से जाने को तैयार नहीं थी। हालांकि रिसेप्शन भी हो चुका था। रोजाना उनके पति और बच्चे हमारे घर में ही आकर बैठ जाते थे और रात का खाना खाते। तो अब रोज की बात हो गई थी। शुरुआत में तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर मुझे अजीब सा लगने लगा, क्योंकि मेरे साथ सारा काम मुझसे ही करवाती थी और खुद अपनी बेटियों के साथ बैठकर बातें करती रहती थी। इतने सारे लोगों का काम एक साथ करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता था, और सबकी पसंद भी अलग अलग होती थी। अगर कभी मुझसे कोई चीज खराब हो जाती तो फिर मुझे ताना भी मारा जाता था कि कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं है, इसीलिए जरा सी अच्छी चीज देखकर पागल हो जाती है। मेरी सास बातों ही बातों में मुझे मेरी गरीबी का ताना मारना नहीं भूलती थी। वो कभी मेरे पिता के बारे में तो कभी कभी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी, जो कि मुझे पसंद नहीं आती थी। लेकिन मैं इतने वक्त में ये समझ गई थी कि इस घर में कोई भी मेरे साथ नहीं है। अगर मैं अपनी जुबान खोलूं या जवाब में कुछ भी कहा तो उल्टा मुझे ही इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा, और हम गरीब घरों की लड़कियां मरते दम तक ससुराल में ही अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रहती हैं, ना कि लड़ झगड़ कर नाराज होकर अपने पिता के घर पर जाकर बैठ जाती हैं, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती हैं कि उनके पीछे और भी भाई बहन हैं जिनकी शादियां होनी है। मेरा पति रवि एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करता है, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है इस बात का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि आज तक उसने मुझे कभी खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए थे। सारी तनख्वाह वो महीने के शुरू में अपनी माँ के हाथ पर लाकर रख देता था और मुझसे कहता था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो माँ से ही मांग लो। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मेरी सास मुझे बहुत बेइज्जत करने के बाद ही कुछ पैसे देती थी, वो भी चंद 100 रुपए, जिससे आज के जमाने में कुछ भी खरीदना तो नामुमकिन सी बात थी। मेरी भी बहुत सी जरूरतें होती थी, लेकिन ये सब लोग मेरा मजाक बनाते थे और मेरी बेबसी को देखकर ठहाके लगाते थे। मेरी सास सारा पैसा अपने पास रखती और उनमें से कुछ पैसे वो अपनी बेटियों को दे देती और बाकी घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुझे वो 1 रुपया तक नहीं देती थी। 1-2 बार मैंने अपने पति से जब पैसों को लेकर बात की तो वो तो मुझ पर आग बबूला होकर चिल्लाने लगा। बोला, तुम तो घर पर पूरा दिन रहती हो, तुम्हें आखिर किस चीज की जरूरत है? माँ जो बेहतर तुम्हारे लिए समझेगी वो खुद ले लेगी, इसलिए चुपचाप अपना घर का काम किया करो। ये कहकर वो करवट बदल कर सो गया था। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया था। मेरी नंदे ज्यादा दूर नहीं रहती थी। उनका ससुराल 2 गलियां छोड़कर ही था। सब आस पास ही रहती थी, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ जाती थी। कभी आती तो सर पर कपड़ा बांध कर लेट जाती और मुझसे कहती कि भाभी खाना दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं घर पर खाना बना नहीं सकती। और फिर मैं जो 3 लोगों का खाना बनाने बैठी थी, मुझे कई लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। गर्मी में तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, और सख्त गर्मी में मैं पूरा दिन किचन में खड़ी चूल्हे के आगे काम करती रहती थी, और सास अपनी बेटियों के लिए एसी वाले कमरे में बैठी रहती। घर में एसी भी सिर्फ मेरी सास के कमरे में लगा हुआ था। मैंने तो आज तक उसकी ठंडक भी महसूस नहीं की थी। एक बार मैंने अपने पति से कहा कि गर्मी ज्यादा है, हम अपने कमरे में भी एसी लगवा लेते हैं, तो वह मेरा मजाक उड़ाते हुए अंदाज में हंसकर बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अपने दहेज में एसी लेकर आई हो। अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो जाओ और अपने बाप से जाकर कह दो। मैं हर रोज अपने पति के हाथों बेइज्जत होती थी। मेरी सास और नंदे मेरे पति के कान मेरे खिलाफ भरती रहती थी, और मेरे पति उनकी बातों पर यकीन करके रोजाना मुझ पर मारते पीटते थे। ये जुल्म सहते सहते अब मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास तो मुझे मायके भी नहीं जाने देती थी।
वैसे मैं शुक्र करती थी कि मैं मायके नहीं जाती। माँ अगर मेरे चेहरे की तरफ देखती तो सारी कहानी समझ जाती। मेरे माता पिता ने बेशक ही हमें गरीबी में पाला पोसा था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमारी परवाह नहीं करते थे। मैं जानती थी कि वो अपनी तमाम मुश्किलों को भूलकर मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपनी वजह से किसी को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मेरी शादी को अभी तीसरा महीना शुरू हुआ था कि मेरी सास ने पोते की ख्वाहिश जताना शुरू कर दिया। सास की ये बात सुनकर मैं काफी डर गई। अक्सर मैंने सुन रखा था कि जिन लड़कियों के यहाँ पर औलाद लड़का नहीं होता, उनके ससुराल वाले उन पर बहुत जुल्म करते हैं। और अपनी सास का अब तक का रवैया देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया था कि अगर मैंने उन्हें बेटा पैदा करके नहीं दिया तो फिर मेरी खैर नहीं। हर रोज मेरी सास मुझसे कहती, खुशखबरी कब सुना रही हो, और मैं सर झुकाकर रह जाती। वो तो मुझे ऐसे पूछती थी कि जैसे ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे पति भी दिन रात मुझसे कहते, मुझे तो बेटा ही चाहिए, बेटियां रखकर क्या करना है। हालांकि उसकी खुद की 3 बहनें थीं, मगर न जाने क्यों अक्सर लोग बहू को बेटा पैदा करने की मशीन समझ लेते हैं। जब एक और महीने तक मुझे खुशखबरी नहीं मिली तो मेरी सास मुझे अपने साथ लेकर एक दाई के पास चली आई थी। दाई ने सास को कहा भी कि अभी तो शादी को वक्त ही कितना हुआ है, सब्र करो। मगर मेरी सास मुझे बोलती रही कि अगर तूने इस महीने खुशखबरी नहीं दी तो मैं अपने बेटे से तेरा तलाक करवा कर उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी। सास की ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसकर रह गई थी, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानती थी कि उस जैसी औरत के घर कोई भी अपनी बेटी को नहीं भेजेगा। सब जानते थे कि वो किस तरह की है और खानदान भर में कोई भी उससे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए तो वो बाहर रिश्ता ढूंढती फिर रही थी। 1 हफ्ता बीतने के बाद भी जब कोई खबर ना मिली तो फिर मेरी सास मुझे लेकर एक बाबा के पास आ गई। मैंने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की कि इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो मुझे डांटते हुए बोली, तू होती कौन है मुझे समझाने वाली, बस मुझे जल्दी से जल्दी पोता चाहिए। फिर मैं वहां उसे बाबा के सामने घंटों बैठी रही। वो बाबा न जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ रहा था। मैं बुरी तरह से थकी जा रही थी। वापसी पर मेरी सास बाबा से एक पुड़िया भी लाई थी, जो रोजाना दूध में डालकर वो मुझे देती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी वो दूध नहीं पीती थी। सास के इधर उधर होते ही मैं वो सारा दूध गिरा देती थी। मुझे नहीं पता था कि उस पुड़िया में कैसी दवाई थी जो वो मुझे पीने को देती थी, और इसीलिए मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। लेकिन फिर ऊपर वाले की कृपा हुई और अगले महीने ही मुझे खुशखबरी मिल गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपनी माँ को भी बताया। मेरी माँ तुरंत ही कुछ फल वगैरह लेकर मेरे घर आ गई। शादी के बाद आज पहली बार वो मुझसे मिलने आई थी। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई और उनके गले लगकर रोने लगी। मेरी सास हमारे पास ही बैठी थी। वो मेरी माँ को कहने लगी, अरे तुम्हारी बेटी पहली बार उम्मीद से हुई है और तुम खाली हाथ आ गई। मेरी माँ ने बेचारगी से उनकी तरफ देखा और कहा कि आपको तो हमारे हालात अच्छे से पता है, हम इतना ही कर सकते थे। इसके पिता का कामकाज आजकल ठीक नहीं चल रहा है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं ला सकी। माँ के इस तरह से कहने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैं अपनी सास को कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरी माँ जब वापस गई तो सास ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और बोली, आज तो तुम्हारी माँ आ गई और मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रोज रोज के तमाशे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जो पेट से हुई हो, और याद रखो, अगर मुझे पोता नहीं मिला तो फिर इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं होगी। एक बार फिर से मेरी सास की वही रट शुरू हो गई थी। जब मेरे पति को इस बारे में पता चला तो उसने तो मेरी कोई भी खास परवाह नहीं की थी। वो हमेशा की तरह ही बिल्कुल सख्त था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो एक रोबोट है, इंसान है ही नहीं, और उसका रिमोट उसने अपनी माँ के हाथ में दे रखा है। उसका मूड भी अपनी माँ के हिसाब से ही बदलता था। बहरहाल मैं अपने सारे दुखों को बुलाकर अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी थी। मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि मेरे पेट से होने की बात सुनकर मेरी सास अब मुझे थोड़ा आराम करने देगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई जब मुझे पता चला कि मेरी नंद भी पेट से है। और मेरी सास ने फौरन ही उसे अपने घर पर बुला लिया और कहा कि जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पर रहोगी। इस हालत में तुम्हें अपने ससुराल में रहकर
कामकाज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी सास की इस तरह की बात सुनकर आह भरकर रह गई थी, क्योंकि मैं तो पहली बार पेट से हुई थी और मेरी नंद का तो ये तीसरा बच्चा था। मेरी सास उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, उसे खूब फ्रूट्स वगैरह खिलाती, दूध देती, मगर मुझे हमेशा बचा कुचा खाने को ही मिलता था और ना ही मुझे कोई डॉक्टर के पास लेकर जाता था। कुछ दिनों से मुझे पेट में बार बार दर्द महसूस हो रहा था। मैंने रवि से इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा कि तुम औरतों के नाटक तो खत्म ही नहीं होते हैं, मुंह बंद करके सो जाओ, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर 2-3 दिन तक मेरा दर्द ठीक ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा से अपने पति या सास से इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। और इस तरह से कई महीने निकल गए। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, लेकिन मेरी सास को तो सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र लगी हुई थी। मेरी हालत चाहे जितनी भी खराब होती, वो घर के सारे काम मुझसे ही करवाती थी और साथ ही अपनी बेटी की सेवा भी मुझसे करवाती थी। हालांकि मैं भी इस दौर से गुजर रही थी जिस दौर से उनकी खुद की बेटी गुजर रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। एक रात मुझे बहुत तेज दर्द उठा और मेरी सास ने मुझे अस्पताल ले जाने की बजाय दाई को दिखा दिया। दाई ने मुझे देखते ही कहा कि इसे किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाओ, वरना कहीं मामला बिगड़ न जाए। लेकिन मेरी सास ने इनकार कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसे लेकर अस्पताल जाएं। जो कुछ करना है तुम यहीं पर करो। ये कहकर वो एक तरफ जाकर बैठ गई और मेरे पति ने तो अपनी जुबान भी नहीं खोली। मुझे तो लग रहा था कि वो मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहरहाल बहुत ही मुश्किलों के बाद दाई ने मुझे और बच्चे को बचाया था। जैसे ही दाई ने मुझे ये खबर दी कि तुम्हारे बेटी हुई है, तो मैं तो खुशी से पागल हो गई थी, क्योंकि मेरी सोच अपने पति और सास की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मगर मेरी सास और मेरा पति का चेहरा बेटी के पैदा होने की खबर सुनते ही बिल्कुल पीला पड़ गया था। तुझे हमने कहा भी था ना कि हमें लड़का चाहिए, फिर तूने बेटी पैदा क्यों की? अब हम इसका क्या करें? नफरत और घृणा से मेरी सास बोलती चली गई। और फिर जब मेरी ननद के बेटा पैदा हुआ तो सब लोग उसकी तीमारदारी में जुट गए थे। बार बार मेरी सास मुझसे कहती कि तू तो है ही मनूस, इसीलिए तूने लड़की पैदा की है। मेरा पति मुझे देखता भी नहीं था, एक बार भी उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में नहीं उठाया था। मैं खुद ही अपनी बच्ची का नाम जूही रखा और अकेले ही उसकी देखभाल करने लगी। साथ में मैं घर का काम भी संभालती थी। आराम तो करने का मौका मुझे कभी ही नहीं मिलता था। मेरे माँ बाप बच्चे के पैदा होने की खबर सुनते ही मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी हालत को देखकर माँ ने कहा कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? तो मैंने बहाना बना दिया कि बस वैसे ही कमजोरी हो गई है। मैं उनके सामने जबरदस्ती की खुशी का इजहार करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो मेरी तरफ से परेशान ना हो। वो कुछ देर वहीं रहे और उसके बाद चले गए। बच्ची के लिए वो कुछ तोहफे भी देकर गए थे, जिसे मेरी सास ने मुझसे छीन लिया। मैं समझ गई थी कि अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। मेरी जिंदगी तो पहले से ही मुश्किल में थी, लेकिन अब उसमें मेरी बेटी भी शामिल हो गई थी। जैसे तैसे करके मैं उसे पाल रही थी, उसकी जरूरत को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पा रही थी। मैं अपने पुराने कपड़ों के दुपट्टे काट कर उसके कपड़े बनाती और उसे पहनाती, क्योंकि सास तो नए कपड़ों के लिए मुझे पैसे देती ही नहीं थी। अगर कभी मोहल्ले की किसी औरत ने मेरी मदद करने की कोशिश भी की, तो सास ने उसे भी बातें सुनाकर घर से निकाल दिया और बाद में मुझे खूब मारती और कहती कि तू मोहल्ले में ये साबित करना चाहती है कि हम तुझ पर जुल्म करते हैं। आइंदा मैं कभी ये न देखूं कि तू मोहल्ले की किसी भी औरत से बात कर रही है। हालांकि मैं किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि वो औरत तो खुद ही मेरे हालातों को अच्छे से जानती थी। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो जरूरतें मैं कहाँ से पूरी करती, मुझे समझ में नहीं आता था। अब वो तकरीबन 1 साल की हो चुकी थी और अब मुझे उसे और भी वक्त देना पड़ता था। लेकिन मेरी सास तो ऐसा चाहती ही नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को कोई भी वक्त दूं। जब भी मेरी नंदे घर पर आती तो एक नया तमाशा लग जाता। मेरी जिंदगी मुश्किलों का शिकार होती जाती। मेरी सास एक पल के लिए भी मुझे अपनी बेटी के पास नहीं रहने देती और किसी न किसी काम में उलझाए रखती, ताकि मैं अपनी बच्ची पर ध्यान ना दूं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी,
जो भी उससे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। और मेरी नंद इस बात पर बहुत ही जलती थी। उसके बच्चे अक्सर मेरी बेटी को चुपके से चुटकी काट लेते थे। मैं उन्हें मना करती तो घर में एक नया झगड़ा खड़ा हो जाता। एक दिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी। बुखार तो उसे कई दिनों से आ रहा था, लेकिन ना तो मेरे पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे और ना ही सास लेकर जाने देती थी। ऐसे में मैं घर के ही घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। वो लगातार रोए चली जा रही थी। मैं किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी कि तभी उसी वक्त सास वहां पर आ गई। ये कैसी रोटी बनाई है तूने? तुझे कहा भी था मैंने कि पहले की रखी रोटी मेरी बेटी को मत देना। चल ताजा रोटी बना कर दे। सास की बात पर मैंने एक नजर कमरे की तरफ देखा और फिर सास को देखकर कहा कि मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ, मेरी बच्ची रो रही है, जरा मैं उसे देख लूं। लेकिन सास ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरे सामने जुबान चलाएगी? तुझे मैंने क्या कहा है कि पहले रोटी बना, इसके बाद जो भी करना हो करती रहना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये पहली बार नहीं था कि मेरी सास ने मुझे मारा था, लेकिन हर बार उसकी मार खाकर मुझे बेइज्जती का एहसास होता था। वो लोग मुझे ऐसा बर्ताव करते थे कि जैसे मैं कोई कूड़ा करकट हूँ। मैं रोते हुए किचन में आ गई और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। मैं चाहती थी कि जल्दी से सारा काम खत्म हो जाए ताकि मैं अपनी बेटी को जाकर देख सकूं। उसके बिलक कर रोने की आवाज मुझे किचन तक सुनाई दे रही थी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये लोग तो पहले से ही मुझे और मेरी बेटी को सिर्फ एक बोझ समझते थे। भला हमारा ध्यान कौन रखता, हमारी परवाह कौन करता? यहाँ तो सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। रोटी बनाकर जैसे ही मैं किचन से निकलने लगी, तभी मेरी नंद किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वो बोली, मेरे लिए साथ में भुजिया भी फ्राई कर दो। जो सब्जी तुमने बनाई है वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मेरा भुजिया खाने का मन हो रहा है। थोड़ी देर पहले वो खुद ही सब्जी की फरमाइश करके गई थी और अब मुझे परेशान करने के लिए भुजिया बनाने की फरमाइश कर रही थी। मैंने कहा, सीमा दीदी, मुझे अपनी बेटी को देखना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रही है। एक नजर उसे देख लूं, फिर मैं आपको बनाकर दे देती हूँ। नंद से कहकर मैं वहां से निकलने ही लगी थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इनकार करोगी? तुम और तुम्हारी बेटी की क्या औकात? चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना, वरना मैं अभी माँ से शिकायत लगा दूंगी। ये कहते हुए उसने मुझे किचन में धकेल दिया। मैं जल्दी जल्दी उसके लिए खाना तैयार करने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज होती जा रही थी। अपनी बेटी की आवाज मुझे बहुत ही अब धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। शायद वो रो रो कर अब थक चुकी थी। मैंने खाना बनाकर नंद को दिया और फौरन से भागती हुई अपने कमरे में आई। मेरी बेटी अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और बेड पर एक तरफ लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गर्दन ढुलक गई हो। मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं भागती हुई उसके करीब आई। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को हाथ लगाया, वो ठंडी पड़ी हुई थी। ना ही वो हाथ पांव हिला रही थी और ना ही रो रही थी। परेशानी से मैंने उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। मेरा दिल हर गुजरते लम्हे के साथ बंद होता जा रहा था, मगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर किसी को भी मेरे चीखने चिल्लाने की परवाह नहीं हुई। मेरी बेटी की धड़कनें रुक गई थी और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मेरे तो जैसे होश व हवास ही गुम हो गए थे। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भागते हुए कमरे से निकली और अपने सास के कमरे का दरवाजा खोला। मुझे यूं अचानक दरवाजा खोलते देखकर वो चिल्लाने लगी, क्या तुझे तमीज नहीं है? कितनी बार कहा है कि बिना दरवाजा खटखटाए मत खोला कर, और फिर तुझे बिना इजाजत अंदर कैसे आ गई? मगर मुझे इस वक्त उनके डांटने की कोई भी परवाह नहीं थी। जूही, उसकी हालत बहुत खराब है, मैंने हकलाते हुए बोल रही थी। तो हम क्या करें अगर उसकी हालत खराब है? मेरी सास ने दो टूक जवाब दिया। वो सांस नहीं ले रही है, प्लीज एक बार आकर उसे देख लीजिए, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई, लेकिन वो लोग आगे से हंसने लगे। तू और तेरी बेटी से कब जान छूटेगी, यही सब सोच सोच कर तो हम परेशान होते रहते हैं, और अब जब जान छूट रही है तो तू चाहती है
कि हम उसे अस्पताल लेकर जाएं। अरे मरती है तो मरने दे, मेरी नंद ने बड़ी ही संगदिली से कहा, ये सोचे बिना कि उसके खुद के भी बच्चे हैं। मैं दुखी दिल से वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पति रवि को फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। काफी देर तक मैं फोन ट्राई करती रही। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं घर से बाहर निकली और पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताया। उनके पति डॉक्टर थे। उनके पति ने तुरंत ही मेरी बच्ची को चेक किया और इनकार में सिर हिला दिया। मैं वहीं पर रोने लग गई थी। बात मोहल्ले वालों तक पहुंची तो मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल आई और मुझे चोटी से पकड़कर अंदर लाई। ये क्या है, तूने पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा लगा दिया है। अभी रुक, तेरे पति को बुलवाती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया। रवि ने पहली ही बैल पर फोन उठा लिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इतनी देर से कॉल कर रही थी, लेकिन रवि ने तब फोन नहीं उठाया। सास ने उसे न जाने क्या कहा कि वो भागा भागा अपना काम छोड़कर घर वापस आया। मुझे लगा कि शायद बेटी की तड़प में आया है, लेकिन वो तो अपनी माँ के पल्लू से लगकर बैठ गया। वो खुद भी अपनी बेटी को एक बोझ समझता था। उसकी तो जान छूट गई। मोहल्ले वालों ने ही मिलकर अर्थी वगैरह का इंतजाम किया। सब लोग रवि पर थू थू कर रहे थे कि ये कैसा इंसान है, अपनी बेटी की अर्थी का इंतजाम भी नहीं कर रहा। मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया और मेरे दिल से आह निकली। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि भगवान मेरे साथ इंसाफ कर। मैंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन अपनी बच्ची पर मैं इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तड़प कर मर गई, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। अब तू ही इंसाफ करने वाला है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक से अंदर से मेरी सास के चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गईं। वो बुरी तरह से चीख रही थी। मैं तेजी से अंदर भागी तो देखा कि सामने सास की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और हाथ पांव मुड़ रहे थे। मेरी मुर्दा बच्ची अब भी मेरे सीने से लगी हुई थी। मेरा पति फौरन से सास को लेकर बाहर निकला और अस्पताल की तरफ चला गया। नंदे भी साथ में गईं। मोहल्ले की औरतें पीछे बैठकर बातें करने लगीं। इसे अपनी बहू और पोती पर बहुत जुल्म किया है। अब इस पर ऊपर वाले की लाठी की मार पड़ेगी। भगवान इंसाफ करता है। मेरे पति के वापस आने तक मेरी बच्ची को दफनाया जा चुका था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं इन सबको दुखी दिल से बद्दुआ दे रही थी। मेरी माँ को जब ये बात पता चली कि मेरी बच्ची अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो वो अपने सारे काम छोड़कर भागी भागी मेरे घर आई। मैंने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। वो रोते हुए मुझे गले लगाते हुए बोली, बेटी तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तुमने अपनी जुबान बंद रखी थी। ये लोग इतने जालिम हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलो मेरे साथ वापस घर, और आइंदा इनके घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ वापस घर ले आए। मेरे पिता ने कहा कि तुम हम पर बोझ नहीं हो, बल्कि बेटियां तो भगवान की रहमत होती हैं। देखो अब हमारे हालात ठीक हो रहे हैं। हमने अपनी बेटियों पर कभी भी जुल्म नहीं किया और ना ही उन्हें बोझ समझा है। तुम यहाँ पर रहो। अब अगर तुम्हें वो लेने आएंगे भी तो मैं तुम्हें उन जालिमों के हवाले नहीं करूंगा। मैं चुपचाप घर के कोने में बैठी रहती। मेरी निगाहों के सामने मेरी बेटी का चेहरा घूमता रहता। तकरीबन एक हफ्ते के बाद मेरा पति मुझे लेने आया। वो भी मजबूरी में कहने लगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। घर पर सारा काम संभालने के लिए तुम्हारी जरूरत है। घर आ जाओ। अभी भी उसके लहजे में बहुत अकड़ थी। मेरे पिता ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी बेटी तुम लोगों की नौकर नहीं है। तो इस बात पर मेरा पति तलाक देने की धमकी देकर निकल गया। मेरे पिता ने कोई जवाब नहीं दिया और वाकई में कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने मुझे तलाक के कागजात भिजवा दिए। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं इस तरह के जालिम इंसान के साथ वैसे भी नहीं रह सकती थी। मेरे माँ बाप एक लंबे अरसे से मुझे संभालते आ रहे थे। अब हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो चुके थे। मेरे पिता को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे अब मर सा गया था। अपनी बच्ची को याद करके मैं खून के आंसू रोती रहती थी। उसका चेहरा मेरी नजरों से हटा ही नहीं था। एक दिन मेरी बड़ी नंद मेरे घर आ गई। उसे देखकर मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं, क्योंकि वो सब मुझे अपनी बेटी के गुनाहगार लगते थे। मेरी नंद हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगी। बोली, जब से तुम गई हो मुसीबतों ने तो हमारे घर का रास्ता देख लिया है। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया है। अब वो सब हमारे सामने आ रहा है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पति ने मुझे तलाक दे दिया है।
माँ को पैरालाइज का अटैक हो गया है और भाई उसकी हालत तो बहुत ही बदतर है। उसकी नौकरी भी चली गई है। वो पूरा दिन घर में बैठा चीखता चिल्लाता रहता है, बिल्कुल पागल सा हो गया है। तुम हमें माफ कर दो तो हम सुकून में आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक वक्त था जब मैं भी उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उस वक्त इनमें से किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं खाया था। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया था, मैं उसके लिए तो उन्हें माफ कर सकती थी, लेकिन जो उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती थी। वो मेरे बस की बात ही नहीं थी। मैंने मुंह मोड़ लिया और रोती धोती वो वहां से चली गई। तकरीबन 2 साल का समय गुजर गया। मैं इस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, अब बहुत वक्त हो चुका है। तुम कब तक ऐसे जिंदगी जियोगी? अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जिस घर में मैं काम के लिए जाती थी, वहां की मालकिन ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है। तुम्हें सिलाई कढ़ाई का शौक था ना? वो लड़की यहीं काम करवाती है। कल मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। वहां तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अगले दिन माँ मुझे अपने साथ ले गई। वो छोटा सा केंद्र बना हुआ था। मुझ जैसी बहुत सी लड़कियां वहां पर काम करती थी। इस केंद्र का मालिक प्रवीण सिंह था। औरतों की इज्जत करने वाला इंसान। मैंने कभी उसे किसी औरत को गलत नजर से देखते हुए नहीं देखा था। इस केंद्र की मैनेजर उसकी बहन थी, जो बहुत ही अच्छी थी। कभी कभी मुझे न जाने क्यों लगता था कि जैसे प्रवीण मुझे देखता रहता है, लेकिन उसके देखने में मैंने कोई भी गलत बात नोट नहीं की थी। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ जानना चाहता है मेरे बारे में, या फिर उसे कुछ पता है। मैं समझ नहीं पाती थी। एक दिन मुझे काम करते हुए काफी देर हो गई। प्रवीण की बहन कंचन मेरे पास आई और बोली, बाकी का काम तुम कल खत्म कर लेना, बहुत वक्त हो गया है, तुम्हें घर भी तो जाना होगा। मैं अपने ख्यालों में ही डूबी काम कर रही थी। उसके ऐसा कहने पर मैं एकदम से चौंक पड़ी और घड़ी की तरफ देखा तो परेशान हो गई। कंचन ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि मेरे घर जाने वाली बस तो अब निकल गई होगी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। वो बोली, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ घर छोड़ आती हूँ, चलो जल्दी से उठो। मैं उसे इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं बाहर आई तो प्रवीण अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। कंचन ने मुझे पिछली सीट पर बिठाया और खुद मेरे साथ बैठ गई। प्रवीण, पहले हमें इसे घर पर छोड़ आते हैं, इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं आपको एड्रेस बताती हूँ, अब आप इसके घर की तरफ चलें। प्रवीण उसकी बात सुनकर सर हिला चुका और फिर मुझे घर के बाहर उतार दिया। मैं उनका धन्यवाद करती हुई अपने घर आ गई। अगले हफ्ते ही अचानक प्रवीण अपने माता पिता के साथ हमारे घर आ गया। उनके साथ में कंचन भी थी। उन्हें यूं अचानक अपने घर में देखकर हम सब परेशान हो गए। मैंने माँ को बताया कि ये मेरे केंद्र की मैनेजर हैं। माँ ने फौरन से उनकी आव भगत में लग गई। वो लोग काफी अमीर घराने से थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ पर बिठाया जाए, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उनमें अपने पैसे का कोई भी घमंड नहीं है। वो आराम से प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। प्रवीण के माँ बाप ने बात करना शुरू की। देखिए, हम इधर उधर की कोई भी बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। आपकी बेटी एक लंबे समय से हमारे सेंटर में काम कर रही है और हम उसके बारे में सब जानते हैं। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही खास मकसद लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे प्रवीण की शादी आपकी बेटी से कर दी जाए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि माँ ने हैरत से मेरे पिता की तरफ देखा। वो भी हैरान हो गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई रिश्ता भी आ जाएगा। मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपनी बेटी के बाद मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था। कंचन मुझे साथ लिए अंदर आ गई और मुझे समझाने लगी, देखो तुम कब तक ऐसे रहोगी? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया था, उन्हें इसकी सजा मिल चुकी है। तुम ऐसे खुद को सजा क्यों दे रही हो? वो लोग तो यही चाहते हैं कि तुम कभी भी सुखी ना रहो। क्या तुम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करोगी? मैंने फौरन से इनकार में सिर हिला दिया। देखो, यकीन करो, जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहीं अच्छे लोग भी हैं। तुम मुझे और मेरे भाई को बहुत लंबे समय से जानती हो। हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। एक बार भरोसा करो और अपनी जिंदगी की खुशियों को हाथ से जाने मत दो। बाद में मेरे माता पिता ने भी मुझे यही समझाया और फिर मैंने ये फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया। मैं जानती थी कि बाकी बहनों की जिम्मेदारी भी उनके सर पर है।
उनके जब भी रिश्ते आते थे सब यही सवाल करते थे कि बड़ी बेटी घर पर क्यों है। कुछ दिन बाद मेरी माँ और पिता ने उन्हें हाँ कर दिया। मैं काफी ज्यादा डर रही थी कि मेरी जिंदगी दोबारा से वैसी ही ना हो जाए जैसे पहली थी। डरते डरते मैंने शादी के लिए हाँ की। इन लोगों ने बहुत ही सादगी से शादी की और विदाई हो गई। प्रवीण की भी ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीबी कैंसर से लड़ते लड़ते इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन शादी के बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया। प्रवीण मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था। वो मेरा बहुत ध्यान रखता था और उसके घरवाले भी बहुत अच्छे थे। मैं हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती। न जाने मेरी कौन सी अच्छाई के बदले मुझे इतने अच्छे लोग मिले थे। मेरे माँ बाप मुझे खुश देखकर अब सुकून से हो गए थे। बस मेरी बेटी की याद मेरे दिल को कचोटने लगती थी। लेकिन फिर ऊपर वाले की ऐसी रहमत हुई कि मुझे एक और बेटी उन्होंने दे दी। और जब मेरे यहाँ पर बेटी पैदा हुई तो प्रवीण उसके घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि हमें पहले पोता चाहिए, बल्कि वो तो बेटी को भगवान की कृपा समझते थे। मैंने उस बेटी का नाम भी जूही रखा था। प्रवीण ने कोई ऐतराज नहीं किया। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह उसे पाल रहे थे। जूही जब 2 साल की हुई तो भगवान ने एक बार फिर से मेरी गोद भर दी और इस बार मुझे जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिन्हें पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उनके आने के बाद भी प्रवीण की नजरों में जूही की अहमियत कम नहीं हुई थी, बल्कि सारे घरवाले उसे बहुत प्यार करते थे। मैं अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ और निश्चिंत हूँ। प्रवीण जैसा हमसफर मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। जो लोग जमीन पर खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठते हैं, फिर उन्हें उस ऊपर वाले का कहर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।